गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद अवीगर। तो स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे हैं फंक्शनल एनालिसिस। उसमें हम पढ़ रहे हैं अभी हिल्बर्ट स्पेस। ठीक है, तो हिल्बर्ट स्पेस में हम अभी तक क्या क्या पढ़ चुके हैं देखिए, वो रिमाइंड कर लेते हैं। मैं आपको बताती जाती हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा था इनर प्रोडक्ट। ठीक है, इनर प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था इनर प्रोडक्ट स्पेस के बारे में। ठीक है, तब मैंने आपको मैट्रिक स्पेस भी बताया था क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था। देन हमने आपको कुछ नोट बताए थे क्या क्या होते हैं, क्या हमें याद रखना है। फिर हमने बताई थी आपको हिल्बर्ट स्पेस की डेफिनेशन। ठीक है, फिर हमने आपको एक थ्योरम बताई थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके चारों एप्लीकेशंस, चारों पार्ट आपको याद करने हैं। किस तरह से मिनरल प्रोडक्ट को लिख सकते हैं उस वो हमने बताया था। ये जो हमने डार्क लिख रखे है ना, डार्क जीरो है, ये इन्हें हम कहते हैं जीरो वेक्टर। ठीक है, यदि आपको ये सारे थ्योरम्स पढ़नी है या समझनी है तो प्लीज़ आप पहले वाले लेक्चर्स देख लीजिए। ठीक है, ठीक है, उसके बाद हमने इनका सभी का प्रूफ पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा था। उसके बाद हमने एक और थ्योरम पढ़ी थी क्या, कि इनर प्रोडक्ट जो होता है वो जॉइंटली कंटिन्यूस होता है। मैंने आपको जॉइंटली कंटिन्यूस के बारे में बताया था कैसे प्रूफ करते हैं, तो हमने इसका प्रूफ देखा था। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़ा था हमने। उसके बाद हमने एक स्टेटमेंट पढ़ा था क्या, कि एवरी इनर प्रोडक्ट स्पेस इज अ नॉन लीनियर स्पेस। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आप याद रखिए। ठीक है, इसके बाद हमने ये पढ़ा था। ओके, ठीक है, उसके बाद हमने बताया था आपको कि दोनों रिजल्ट याद रखें। एक तो अभी हमने प्रूफ किया, एक जो सेकंड वाला रिजल्ट है वो वाला रिजल्ट ये हमने अभी प्रूफ किया है। सेकंड रिजल्ट है जो ये नॉन लीनियर स्पेस मैट्रिक स्पेस होता है, इसका प्रूफ मैं आपको पहले लेक्चर्स में करा चुकी हूँ, तो आप उन्हें देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ी थी कोशी स्क्वायर्स इनइक्वलिटी। इंपॉर्टेंट इनइक्वलिटी है। ठीक है, आप याद रखिए। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ी थी ये चीज़ क्या है, ये पैरेललोग्राम लॉ और पोलराइजेशन आइडेंटिटी, ये क्या होती है हिल्बर्ट स्पेस में। उसके बाद हमने कॉन्वेक्स सेट से रिलेटेड एक थ्योरम पढ़ी थी। ठीक है, कि क्या आ क्लोज कॉन्वेक्स सबसेट सी ऑफ अ हिल्बर्ट स्पेस एच कंटेन अ यूनिक वेक्टर ऑफ स्मॉलेस्ट नॉर्म। ठीक है, इसका प्रूफ देखा था हमने। और आपको कॉन्वेक्स सेट की डेफिनेशन भी बताई थी मैंने, किसे कहते हैं कॉन्वेक्स सेट। फिर हमने ये वाला एक क्वेश्चन किया था कि एक्स और वाई अगर कोई दो वेक्टर हिल्बर्ट स्पेस में है, तब ये कोशी स्क्वायर्स इनइक्वलिटी भी यही होती है, बट उसमें यहाँ पर इक्वल टू की जगह क्या होता है, लेस देन इक्वल टू। ठीक है, बट हमने ये इसमें प्रूफ किया था क्वेश्चन में, कि यदि एक्स और वाई कोई लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर होते हैं तो जो कोशी स्क्वायर्स इनइक्वलिटी है वो इक्वलिटी में चेंज हो जाती है। ठीक है, कोशी स्क्वायर्स इनइक्वलिटी का यही होता है स्टेटमेंट, बस यहाँ लेस देन इक्वल टू होता है। बट हम यहाँ इस क्वेश्चन में यही प्रूफ कर रहे हैं कि इनइक्वलिटी इक्वलिटी में चेंज हो जाएगी कब, जब एक्स और वाई लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। ठीक है, ये हमने किया था। उसके बाद हमने ऑर्थोगोनल पढ़ा था कि कैसे कोई दो वेक्टर को ऑर्थोगोनल प्रूफ करते हैं। कैसे प्रूफ करते हैं, कि जब इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई जीरो आ जाता है, ये क्या है इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, अगर ये जीरो आ जाए तो हम कह देते हैं एक्स और वाई जो ये दो वेक्टर है ये ऑर्थोगोनल है। और हम इसे शो कैसे करते हैं, इस तरह से, एक तरह से परपेंडिकुलर का साइन लगाते हैं ना, वो है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ वो परपेंडिकुलर नहीं है, इसका मतलब यहाँ है एक्स इज ऑर्थोगोनल टू वाई। फिर हमने आपको कुछ नोट बताए थे इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर बताया था आपको ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। उसके बाद बताई थी पाइथागोरियन थ्योरम, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, रिजल्ट आप याद रखिए। ठीक है, उसके बाद हमने आपको बताई थी एक और थ्योरम, कौन सी, कि एस कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है हिल्बर्ट स्पेस एच का, तब जो ये ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट है एस का, ये क्लोज लीनियर सब स्पेस होता है एच का। ये हमने एक थ्योरम पढ़ी थी। उसके बाद हमने प्रोजेक्शन थ्योरम पढ़ी थी। ठीक है, प्रोजेक्शन थ्योरम हिल्बर्ट स्पेस में क्या होती है, क्या होती है प्रोजेक्शन थ्योरम हिल्बर्ट स्पेस में, कि एच हिल्बर्ट स्पेस को हम एम और कॉम्प्लीमेंट ऑफ एम उनके दोनों के डायरेक्ट सम की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये साइन क्या बताता है, डायरेक्ट सम को। ये मैं अच्छे से बता चुकी हूँ आपको पहले वाले लेक्चर्स में। ये सब हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ रहे हैं ऑर्थो नॉर्मल सेट क्या होता है। ठीक है, यदि आपको जो भी मैंने अभी तक बताया है उन सबको समझना है, प्रूफ देख रहे हैं थ्योरम्स के, तो प्लीज़ आप पहले वाले लेक्चर्स देख लीजिए स्टूडेंट्स, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई आपको प्रॉब्लम आती है, कोई क्वेरी रहती है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और अगर पसंद आ जाती है वीडियो, समझ आ जाता है, तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो देखिए ऑर्थो नॉर्मल सेट क्या होता है।
अ नॉन एम्प्टी सबसेट ई आई हमने कोई सबसेट लिया है, नॉन एम्प्टी है, यानी ये इसमें कम से कम एक एलिमेंट तो है ही, ठीक है, ऑफ अ हिल्बर्ट स्पेस एच इज सेड टू बी एन ऑर्थोगोनल सेट। जो हमने सेट लिया है ना सबसेट हिल्बर्ट स्पेस में, ये जो सेट है ये ऑर्थोगोनल ऑर्थोनॉर्मल, ध्यान रखो ऑर्थोनॉर्मल ऑर्थोगोनल नहीं, ठीक है। सो ऑर्थोगोनल हम पहले पढ़ चुके हैं, तो ये ऑर्थोनॉर्मल कहलाएगा सेट कब, यदि नॉर्म ऑफ ई आई इक्वल टू 1 हो जाए फॉर ऑल आई, यानी आई की हर एक वैल्यू के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, नॉर्म ऑफ ई आई 1 है, इसका मतलब जो ये ई आई है ये यूनिट वेक्टर है, ठीक है, इस यही लिखा है ईच ई आई इज यूनिट वेक्टर। और सेकंड आई नॉट इक्वल टू जे के लिए, आई इक्वल टू जे के लिए तो बोल दिया ना नॉर्म ऑफ ई आई इक्वल टू 1, क्योंकि नॉर्म को हम इनर प्रोडक्ट की फॉर्म में किस तरह से डिफाइन करते हैं, तो नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर क्या लिखते हैं हम, इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड एक्स, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या कह दिया, नॉर्म ऑफ ई आई इक्वल टू 1 है, इसका मतलब नॉर्म ऑफ ई आई इक्वल टू 1 है, इसका मतलब नॉर्म ऑफ ई आई का स्क्वायर भी 1 है, इसका मतलब ई आई का इनर प्रोडक्ट 1 है, ठीक है। यानी कि यहाँ क्या हो गया, आई इक्वल टू जे, क्योंकि दोनों की वैल्यू आई है ना, तो यहाँ बोल रहे हैं जब आई इक्वल टू जे नहीं हो तब ई आई ई जे का इनर प्रोडक्ट 0 होना चाहिए, और जब आई इक्वल टू जे हो जाए यानी कि ये वाली कंडीशन, तब इनका इनर प्रोडक्ट 1 हो। यही चीज़ है सेम, या तो ये लिखो या ये लिखो, ठीक है। तो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो हम ये कह देते हैं ई आई सेट ऑर्थो नॉर्मल सेट है। क्लियर, ठीक है। अब देखो एक रिजल्ट है, आपको याद रखना है कि एन ऑर्थोनॉर्मल सेट कैन नॉट कंटेन जीरो वेक्टर। कोई भी ऑर्थोनॉर्मल सेट होगा ना तो उसमें जीरो वेक्टर कभी नहीं होगा। जैसे इसमें ई आई की वैल्यू काफ़ी सारी होगी, E1 E2 E3 E4 काफ़ी सारी होंगी, ठीक है, बट उसमें किसी भी ई आई की वैल्यू, ना तो E1 ना E2 ना E3, किसी भी ई आई की वैल्यू 0 नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि पहली हमारी कंडीशन क्या है ऑर्थोनॉर्मल सेट होने के लिए, कि नॉर्म ऑफ ई आई 1 होना चाहिए, और हम कह रहे हैं ई आई में से कोई भी एक की वैल्यू से E1 की वैल्यू मान लो 0 है, तो नॉर्म ऑफ 0 क्या होता है, नॉर्म ऑफ 0 क्या होता है, 0, ठीक है। कैसे बोल सकते हैं हम ये, जब हमने नॉर्म पढ़ा था, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी नॉर्म की, कि नॉर्म ऑफ एक्स इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, यदि एक्स बराबर 0 है तो नॉर्म ऑफ एक्स भी 0 होगा, और यदि नॉर्म ऑफ एक्स 0 है तो एक्स इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ इसका मतलब क्या है, नॉर्म ऑफ 0 इक्वल टू 0। क्लियर, समझ आया ना आपको, ठीक है। तो इसका मतलब किसी भी ऑर्थोनॉर्मल सेट में जीरो वेक्टर नहीं होता है। क्लियर, ये जो डार्क से लिख रखा है ये जीरो वेक्टर को बताता है। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आप याद रखिए, नेट के पर्पज से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब देखते हैं बेसल इनइक्वलिटी, इंपॉर्टेंट इनइक्वलिटी है। बेसल इनइक्वलिटी का स्टेटमेंट देखिए पहले, लेट E1 E2 डैश 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 En, हमने कोई सेट माना है, बी ए फाइनाइट ऑर्थोनॉर्मल सेट, ऑर्थोनॉर्मल सेट दे दिया हमें, इसका मतलब इसके लिए दोनों कंडीशन फॉलो हो रही हैं, ठीक है, इन अ हिल्बर्ट स्पेस H, ठीक है। इफ X इज एनी वेक्टर इन H में कोई हमने एक वेक्टर ले लिया X, तब हम प्रूफ करेंगे कि समीशन ऑफ I इक्वल टू 1 to n मोड ऑफ एक्स कॉमा ई आई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू होगा नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये हमें प्रूफ करना होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट बेसल इनइक्वलिटी है, ये देखिए राजस्थान यूनिवर्सिटी में 2005 में 8 में और 13 में एग्जाम में आई हुई है, और MDS यूनिवर्सिटी जो अजमेर में है वहाँ भी 2007 और 2008 में, और ML सुखाड़िया यूनिवर्सिटी है ना उदयपुर में, वहाँ भी ये 2004 में आई हुई है। तो इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, इम्पोर्टेंट इनइक्वलिटी आप याद रखिए। सो देखिए प्रूफ इसका, कंसीडर द वेक्टर y, हमने इस तरह से कोई एक वेक्टर कंसीडर किया है y, किसकी वैल्यू क्या है, x माइनस समीशन i इक्वल टू 1 to n इनर प्रोडक्ट ऑफ x एंड ई आई, इनटू में है ई आई, ठीक है। देन इस नॉर्म ऑफ y क्या हो जाएगा, नॉर्म ऑफ y का स्क्वायर कैसे डिफाइन करता है, मैंने अभी आपको बताया था, नॉर्म ऑफ x क्या बताया था मैंने अभी आपको, नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स कॉमा एक्स, ठीक है। सो नॉर्म ऑफ आई स्क्वायर क्या हो जाएगा, वाई कॉमा वाई, और ये क्या इनर प्रोडक्ट, सो इक्वल टू वाई की वैल्यू रख दी, एक्स माइनस समीशन आई इक्वल टू 1 to n इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड ई आई मल्टीप्लाई बाय ई आई, ऐसे सेम यहाँ वैल्यू रख दी, ठीक है। बीच में कॉमा है, कॉमा आ गया।
देखो इनर प्रोडक्ट को किस तरह से खोलते हैं मैं आपको पहले वाले लेक्चर्स में बता चुकी हूँ काफ़ी बार, और जो मैंने अभी आपको हिल्बर्ट स्पेस की डेफिनेशन बताई थी और उसके बाद एक जस्ट थ्योरम जो बताई थी, ठीक है, उससे ये खोलते हैं। किस तरह से खोलते हैं देख लीजिए। हाँ, एक बात और ध्यान रखिए, जो इनर प्रोडक्ट होता है ना, कोई कोई स्केलर होता है। क्यों? मैंने आपको इनर प्रोडक्ट की क्या डेफिनेशन बताई थी। इनर प्रोडक्ट कैसे डिफाइन करते हैं हम, एल कोई लीनियर स्पेस है, ठीक है, तब हम फील्ड एफ है, एफ क्या है फील्ड, जो एल में एलिमेंट होंगे उन्हें हम वेक्टर कहते हैं, एफ में जो एलिमेंट उन्हें हम वो स्केलर्स कहते हैं, ठीक है। हमने इनर प्रोडक्ट कैसे डिफाइन किया था, एल क्रॉस एल से एफ में, यानी कि इनर प्रोडक्ट है क्या वैल्यू है इसकी, कोई स्केलर, फील्ड में क्या होते हैं स्केलर्स होते हैं ना। देखो किस तरह इसमें नॉर्म में कोई जैसे एक्स कॉमा वाई आया, नॉर्म में नहीं सिर्फ इनर प्रोडक्ट में, ठीक है। तो ये कहाँ डिफाइन हो रहा है, एफ एल क्रॉस एल से एफ में, इसका मतलब ये क्या है एक स्केलर, ठीक है। और देखो एक तो ये भी स्केलर होता है इनर प्रोडक्ट, और नॉर्म भी स्केलर ही होता है। क्यों होता है, देखो मैं आपको पहला लेक्चर में बता चुकी हूँ। नॉर्म हम कैसे डिफाइन करते हैं, जब नॉर्म की डेफिनेशन बताई थी मैंने आपको बताया था, नॉर्म जो हम डिफाइन करते हैं, ये एन कोई लीनियर स्पेस है, ठीक है, इससे आर में डिफाइन करते हैं। आर क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है, नॉर्म जिस किसी भी एलिमेंट की, एक्स कोई एलिमेंट मान लिया, एक्स कोई वेक्टर मान लिया, नॉर्म ऑफ एक्स क्या आएगी, रियल नंबर, ठीक है। तो आप हमेशा याद रखो नॉर्म और इनर प्रोडक्ट दोनों स्केलर्स होते हैं, क्लियर, यानी कोई ना कोई कांस्टेंट, कोई ना कोई वैल्यू होती है। अब याद रखिए, सो यहाँ पर ये जो इनर प्रोडक्ट है ये कोई स्केलर होगा, ठीक है, और ऐसे ही यहाँ ये कोई स्केलर है। देखो यहाँ हमने i इक्वल टू 1 to n लिया है, यहाँ हमने j इक्वल टू 1 to n लिया है, क्लियर, यहाँ भी इसलिए j है। अब देखो इसको किस तरह से ओपन करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट पहले इसके फर्स्ट वेरिएबल और ये सेकंड वेरिएबल आपको पहले बता चुकी हूँ। तो कैसे खुलेगा ये, एक्स कॉमा एक्स, एक्स कॉमा एक्स, फिर माइनस है, माइनस आ गया, समेशन आई इक्वल टू 1 to n एक्स कॉमा ई आई, ये एक स्केलर है, बता दिया मैंने अभी आपको कैसे। तो समेशन आई इक्वल टू 1 to n एक्स कॉमा ई आई, स्केलर बाहर आ जाता है। इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन आपको बता चुके हैं पहले, ई आई कोई वेक्टर है तो इसका और इसका इनर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो इनर प्रोडक्ट ऑफ ई आई कोमा एक्स, क्लियर। अब देखो अब इसका और इसका करना है इनर प्रोडक्ट हमें, तो माइनस बाहर है तो माइनस बाहर आ गया, देखो ये रहा माइनस बाहर आ गया, ठीक है। अब ये एक्स कोमा ई जे स्केलर है, मैंने आपको बताया था फर्स्ट वेरिएबल के साथ जो स्केलर्स होते हैं वो बार के साथ बाहर नहीं आते हैं, विदाउट बार बाहर आते हैं, और सेकंड वेरिएबल के साथ जो स्केलर है वो बार के साथ बाहर आते हैं। तो एक्स कोमा ई जे कोई स्केलर है तो इसके ऊपर बार आ गया, ये बार क्या बताता है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को, मैं आपको काफ़ी बार अच्छे से समझा चुकी हूँ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ठीक है। तो ये स्केलर बाहर आ गया, इनर प्रोडक्ट किसका आएगा, एक्स का और ईजे का, एक्स कॉमा ईजे, ठीक है। अब देखो इन दोनों को होगा तो माइनस माइनस प्लस समीशन आई इक्वल टू 1 to n और समीशन जे इक्वल टू 1 to n, ठीक है। एक्स कोमा ई आई स्केलर है बाहर आ गया, ये एक्स कोमा ई जे सेकेंड वेरिएबल के साथ है तो सेकेंड वेरिएबल के साथ बाहर आएगा स्केलर तो बाहर आएगा। अब यहाँ पर वेक्टर कौन है, ई आई, और यहाँ ई जे, तो इनर प्रोडक्ट ऑफ ई आई एंड ई जे, क्लियर। देखो पहले इसका इससे क्या है इनर प्रोडक्ट, फिर इसका इससे क्या है इनर प्रोडक्ट, उसके बाद फिर इसका इससे क्या है इनर प्रोडक्ट, और इसका इससे क्या है, क्लियर। अब देखिए एक्स कॉमा एक्स क्या लिख सकते हैं इसको, नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस माइनस आ गया, समीशन आई इक्वल टू 1 to n एक्स कोमा ई आई, एक्स कोमा ई आई, ठीक है। अब जब इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन गई थी मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि एक्स कोमा वाई का बार इक्वल टू होता है वाई कोमा एक्स, ठीक है, यानी इनका बार इक्वल टू जाता है यदि इनको पलट दे, इनको इंटरचेंज कर दे, ठीक है। तो यहाँ पे ई आई कोमा एक्स है, इसको हमने लिख लिया एक्स कोमा ई आई, इसका आगे बार, ठीक है, माइनस माइनस जे इक्वल्स टू 1 to n, ठीक है, एक्स कोमा ई जे। हाँ एक बात यहाँ क्या ध्यान रखनी है, देखो देखो यहाँ में क्या दिया हुआ था, ये हमें दिया हुआ था ऑर्थोनॉर्मल सेट, ऑर्थोनॉर्मल सेट है यानी कि ये दोनों प्रॉपर्टी फॉलो होंगी, यानी कि ई आई ई जे का इनर प्रोडक्ट 0 आएगा और नॉर्म ऑफ ई आई आएगा 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है,
इनर प्रोडक्ट ऑफ ई आई एंड ई जे, यानी कि जब आई और जे की वैल्यू अलग अलग होंगी तब इसकी वैल्यू 0 होगी, और जब आई इक्वल टू जे हो जाएगा तब इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी इनर प्रोडक्ट की। मैंने आपको यहाँ समझाया था, तो आई और जे बराबर नहीं है यहाँ, तो 0 होगी वैल्यू, और आई इक्वल टू आई हो जाए तो ई आई, नॉर्म ऑफ ई आई क्या वैल्यू जाएगी 1, ठीक है। सो इसकी वैल्यू यहाँ 0 होगी, बट हम कौन सा 1 वाला लेके चल देंगे, 0 हो गया उसको तो छोड़ो, खत्म, वो तो ऐड ही तो हो रहा है, तो इसमें कोई 0 ऐड हो रहा है तो हटा गया, बचा क्या ये, कब, जब आई इक्वल टू जे हो जाए, तो यहाँ पर आई इक्वल टू जे हो जाएगा, यानी कि इनर प्रोडक्ट ऑफ ई आई कॉमा ई आई, यानी कि इसकी वैल्यू 1, बताया था ना मैंने, इनर प्रोडक्ट ऑफ ई आई कॉमा ई आई इक्वल टू 1, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, और यहाँ जे की जगह हम क्या लिख देंगे, आई, यहाँ भी जे की जगह क्या लिख दोगे, आई, तो इसीलिए देखो यहाँ आई इक्वल टू 1 to n एक्स कोमा ई आई, एक्स कोमा ई आई, ठीक है। यहाँ जे वाला समीकरण हट जाएगा, तो आई इक्वल टू 1 to n एक्स कोमा ई आई, ठीक है, ये वाला एक्स कोमा ई आई, और ये एक्स कोमा ई जे यहाँ था, तो यहाँ हो गया एक्स कोमा ई आई, इसकी वैल्यू हो गई 1 जब आई इक्वल टू जे वाला ले रहे हैं, ठीक है। 0 होगा वो तो हट गया, ऐड ही तो हो रहा है, सो ये आ गया। अब देखो नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस आ गया, आई इक्वल टू 1 to n, देखो ये आपको लोग जानते हो क्या, जेड बार क्या होता है, मोड ऑफ जेड स्क्वायर, जहाँ ये जेड बार क्या है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ठीक है, तो ये भी तो यही है, ये कोई वैल्यू होगी इनर प्रोडक्ट, और ये इनर उस वैल्यू का बार है, इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हो, मोड ऑफ एक्स कोमा ई आई का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ मैंने यही चीज़ लिखी है ई आई ई जे वाली, जो मैंने आपको यहाँ समझाई थी कि जब आई इक्वल टू जे होगा तो वैल्यू 1, और जब नॉट इक्वल टू होगा तो 0, ठीक है। तो ये वाली टर्म्स तो ये वाली आ गई। अब देखो बच्ची ये वाली टर्म, ये क्या है, आई इक्वल टू 1 to n, मेरे साथ करते हुए चलो समझ आता जाएगा, ये भी क्या है, बार है, और ये सिंपल है, इसका मतलब मोड का स्क्वायर, एक्स कोमा ई आई मोड का स्क्वायर, प्लस जे इक्वल टू 1 to n, ये भी इसी तरह से लिख लोगे, मोड ऑफ एक्स कोमा ई आई का स्क्वायर, ठीक है। देखो एक टर्म कैंसिल हो गई, ये वाली कैंसिल हो गई, क्या बचा, मोड नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस आई इक्वल टू 1 to n एक्स कोमा ई आई मोड का स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या चल रहा है हमारा, नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर, नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर निकाल रहे थे ये हम, सो नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई ये। अब हम जानते हैं नॉर्म ऑफ वाई, नॉर्म की प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, ठीक है, जब नॉर्म ऑफ वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो स्क्वायर भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, इसका मतलब नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर की वैल्यू ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, ठीक है। तो इसको इस साइड भर दो RHS में, तो नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू दिस वन, आई इक्वल टू 1 to n मोड ऑफ एक्स कोमा ई आई का स्क्वायर, तो यही तो हमें प्रूफ करना था, मोड ऑफ एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू है इससे, ठीक है। तो बेसल इनइक्वलिटी प्रूफ हो गई। आप प्लीज़ इसे अच्छे से कीजिए, इजी इनइक्वलिटी है, प्रूफ इजी है बट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको समझ आ गया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और कुछ क्वेरी हो तो कमेंट कीजिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।